डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। चैप्टर 10 है 10th क्लास का। इसका पहला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। ये हम टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पढ़ेंगे और ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि ये टॉपिक आया कहाँ से है। इसको हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो हमारा 2 था 9th क्लास का, जिसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। 3 तरह की थी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। इन तीनों की डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी और अगर आपके स्मार्ट सिलेबस में थी तो आप दोबारा जाके इनको पढ़ सकते हैं। लीनियर मोशन एक होती थी, एक सर्कुलर, एक रैंडम। इसी तरह से वाइब्रेटरी जो मोशन होती है ना, इसके लिए आपके लेवल पे एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यानी वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन और इसकी डेफिनेशन होती है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। इसकी एग्जांपल होती है झूले की। जब झूला अपने मेन पोजीशन के आगे और पीछे अपनी मोशन को बार बार दोहराता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की ही टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम बोलते हैं एसएचएम, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। देखिएगा हमारे चैप्टर का क्या नाम है? सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें हम दो कैटेगरीज पढ़ेंगे या अपने इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक में हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। अब अगर बात कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसकी 3 एग्जांपल हैं जो आपकी इस क्लास में एक्सप्लेन की गई हैं या इस किताब में एक्सप्लेन की गई हैं। पहली एग्जांपल है आपके पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, दूसरी है आपके पास बॉल एंड बाउल सिस्टम और तीसरी है आपके पास सिंपल पेंडुलम। इसमें से ये जो पहला है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, इसको इन शॉर्ट मास स्प्रिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये और सिंपल पेंडुलम ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और हम इनको एज अ लॉन्ग ही पढ़ेंगे। इनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह और अगर ये पेपर में आ जाए तो उनकी डायग्राम वगैरह और उनको कैसे एक्सप्लेन करना है और उनका मैथमेटिकल जो वर्क होगा ये हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन के लिए दी है कि आपका जो पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो आया कहाँ से। अगर आप देखें तो वो सारा कहाँ से आ रहा है? आपकी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम क्या था? काइनेमैटिक्स। अब जरा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने सबसे पहले कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी है आपके सामने, इसको पढ़ते हैं और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी डायग्राम से। सबसे पहले मैंने लिखा कंसिडर अ मास m अटैच्ड विद अ स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपके पास, उसके ऊपर एक मास अटैच किया गया स्प्रिंग के साथ। इस वक्त जो मास है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं और मेन पोजीशन भी कहते हैं। यहाँ पर उसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे और यहाँ वो किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। इसको कहते हैं मेन पोजीशन और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। यहाँ पर देखिएगा, इनिशियली मास m इज एट रेस्ट एट पॉइंट O कॉल्ड मीन पोजीशन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद रखिएगा इसका तीसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। When force F is applied on mass m, it displaces from mean position O to extreme position B. मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां बॉडी आपका रेस्ट में होता है। वो कहते हैं कि जब आप इस पर लगाएंगे फोर्स इस डायरेक्शन में तो ये अपने इस मीन पोजीशन से एक नई पोजीशन तक चला जाएगा जिसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन बी। कौन सी पोजीशन बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन बी। आप मेरा बेटा इसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका जिससे दिल करे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने बी से ही रिप्रेजेंट करना, लेकिन हम किताब को थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो बेहतर है। तो किताब के ऊपर ये कौन सी पोजीशन है? बी, जो कि है एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिएगा उसके बाद क्या होता है। उसके बाद व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड मास मूव्स टुवर्ड्स पोजीशन ओ बट डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया एट दिस पोजीशन। आप क्या करते हैं? आपने इस मास के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो आपका जो मास है वो मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच गया। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स को रिमूव करेंगे, हमारा बॉडी इस पोजीशन की तरफ वापस आने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो वापस आ रहा होगा तो इनर्शिया की वजह से वो इस पोजीशन पे नहीं रुक सकता, बल्कि कहाँ चला जाता है? आगे चला जाता है एक नई पोजीशन पर, जिसको नाम देते हैं पोजीशन ए और इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। अब अगली बात सुनिएगा, इनर्शिया क्या होता है? हमने 9th क्लास में पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट इन एनी चेंज ऑफ स्टेट और रेस्ट और मोशन। इनर्शिया होता क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। जब आप उस बॉडी की स्टेट चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो उसके खिलाफ रेजिस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखें, जब बॉडी यहाँ से
वापस आ रहा था, बॉडी वापस किसकी वजह से आया था? बॉडी वापस आए थे स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से। ठीक है, याद रखिएगा स्प्रिंग में इलास्टिसिटी थी, इस इलास्टिसिटी की वजह से एक अपोजिट फोर्स भी जनरेट होती है जिसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसकी वजह से ये बॉडी वापस आया। अब जब बॉडी वापस आया तो वो इनर्शिया की वजह से नहीं रुक सका। क्या वजह? क्योंकि इनर्शिया, बॉडी यहां से वापस आया मोशन में। अब बॉडी चाहता है कि वो अपनी इस स्टेट को कंटिन्यू रखे। जब आप उसकी स्टेट चेंज करेंगे तो उसके खिलाफ क्या करेगा? रेजिस्टेंस। इनर्शिया चाहता है कि बॉडी अपनी स्टेट को इसी तरह चलाता रहे, यानी मोशन वाली स्टेट में। तो इसलिए बॉडी इस मकाम पे नहीं रुक सकता। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि मेन पोजीशन पे बॉडी रुक नहीं सकता। उसकी वजह क्या होती है? डज नॉट स्टॉप। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। क्योंकि इनर्शिया की डेफिनेशन ये होती है कि बॉडी अपनी मोशन को कंटिन्यू रखे। वो रेस्ट में है तो रेस्ट को कंटिन्यू रखे, मोशन में है तो मोशन को कंटिन्यू रखे। जब बॉडी यहाँ से आगे इस तरफ जाएगा तो वो एक नई पोजीशन पर पहुंच जाएगा जिसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। मैस स्प्रिंग सिस्टम से भी बेहतरीन एग्जांपल अगर आपको समझ आ सकती है तो वो है आपका झूला, पेंडुलम। जब झूला मेरा बेटा यहाँ होता है इस पोजीशन पे, तो वो होती है मेन पोजीशन। जब आप उसको ले जाते हैं एक एक्सट्रीम तक और जब उसको छोड़ते हैं तो वो वापस मेन पे नहीं रुकता बल्कि एक नई पोजीशन पे पहुंच जाता है, फिर वहां से वो वापस आता है। अब हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है कि बॉडी यहाँ तो नहीं रुक पाता, हमें समझ आ गई इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया कहता है कि भाई अपनी जो स्टेट है उसको कंटिन्यू करो, मोशन में हो तो मोशन में जाओ, रेस्ट में हो तो रेस्ट में। ठीक है, वो मोशन में है तो इनर्शिया कहता है मोशन में चलते रहो। अब अगला सवाल है कि बॉडी इस पोजीशन पे क्यों रुकता है? ठीक है, अभी मैंने एक बात की कि स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जिसको क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग, जो आपके बॉडी को चाहती है कि वो अपनी पोजीशन को क्या करे? रीस्टोर करे। इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी इन पोजीशंस पे आके रुक जाता, यहां इस जगह पे मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स होती है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो सारी चीज हमने पढ़ी है इसको समराइज करते हैं, फिर उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स पर चलेंगे, फिर मजीद बताएंगे कि बॉडी क्यों रुकता है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमने 9th क्लास में पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। आपने पढ़ा होगा वहां पे, यही हुक्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। जब ये सारा काम हुक्स ने देखा ना, उसने कहा भाई ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जितनी फोर्स लगाएंगे आपका बॉडी उतना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सीधा रास्ता होता है। अब यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से। हुक्स ने ये कहा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स, मतलब जितनी फोर्स लगाओगे स्प्रिंग उतना मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। ये कॉमन सेंस की बात है और हमें पता भी चल जाती है। हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होगी हमेशा क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। यहां पर देखें एफ इज इक्वल टू के एक्स। अभी हम बताएंगे के क्या है। आपने ये जानना है एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये एक इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। दो इक्वेशंस आ गई, दो फोर्सेस आ गई। अब यहाँ पे ना ये जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू के एक्स, इसके साथ मैं एक नेगेटिव साइन लगाने लगा हूं। ये नेगेटिव साइन क्या होता है? ये नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया जाता है रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। जब मैंने एफ इज इक्वल टू के एक्स लगाया था तो वो फोर्स थी जो अप्लाइड फोर्स थी, जो इस चीज के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। ये होती है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये वो फोर्स होती है जो स्प्रिंग आपके मैस पे लगाता है। पहले आपने मैस के ऊपर फोर्स लगाई और स्प्रिंग को एक्सटेंड किया। जब आपने फोर्स रिमूव की तो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग की थी वो मैस को वापस लेके आई। ये वो फोर्स है जो स्प्रिंग की होती है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं जी। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर थोड़ा सा आप इसको क्लियर देखें तो ये रीस्टोरिंग फोर्स, जो क्या चाहती है कि बॉडी अपनी शक्ल को रीस्टोर करे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, वहां से हम एक फॉर्मूला बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको बताने लगूं के क्या है। के इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको अभी हम इज इक्वल टू एम ए। ये दो इक्वेशंस थी, हमने पढ़ी थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से, अभी रिसेंटली हमने पढ़ी है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होती है रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो आपके स्प्रिंग को क्या कहती है कि वो वापस अपनी पहली हालत पे आ जाए। और दूसरी इक्वेशन थी F इज इक्वल टू एम ए। ये दो इक्वेशंस थी। हमने कहा कि K इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इस K को हमने डिफाइन करना और इस फोर्स को हमने डिफाइन करना है। ठीक है, ये दो इक्वेशंस भी आपने याद रखनी है।
अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ी और मैंने इसको रेज कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। K is called proportionality constant, also called spring constant. Important definition है, ये एनुअल एग्जाम में 2 नंबर की आ जाती है, तो आपने ये डेफिनेशन ध्यान से देखनी और लिखनी है। It is defined as it is the ratio of restoring force to displacement of a body. It measures the stiffness of the spring. यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर K फाइंड किया जाए तो K किसके बराबर आएगा? -F/x और साथ में किया जाएगा। तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो, K है रेशियो रिस्टोरिंग फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट की कोई भी बॉडी जब किस में होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और ये जो K है ये स्टिफनेस बताता है। स्टिफनेस क्या होती है कि स्प्रिंग आपके पास सख्त है या नरम है, सॉफ्ट स्प्रिंग है या हार्ड स्प्रिंग है। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। फोर्स का यूनिट यहां से आप देख सकते हो न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो अगर मैं K का यूनिट निकालूं तो वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो इक्वेशन 1 और 2 थी, इन दोनों को हम क्या करने लगे हैं? कंपेयर करने लगे हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये देखिएगा F इज इक्वल टू M और F इज इक्वल टू -KX, ये दोनों कंपेयर की। M उधर जाके डिवाइड हो गया और ये X बाहर आ गया। A इज इक्वल टू माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है K, हमने अभी बोला क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। और M मैस भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ये सारी क्या है आपके पास? एक कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू साथ में क्या आ जाएगा? x। अगर हम इस कांस्टेंट को खत्म करके प्रोपोर्शनल लगाना चाहें तो हमारे पास बनेगा a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x। मेरे बेटा आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो इक्वल और कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जो इक्वल आएगा और कांस्टेंट ये वाला आएगा k/m। तो इसकी कंपैक्ट फॉर्म ये है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि आपका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमने बात की इस K की। अब हम बात करने लगे हैं रिस्टोरिंग फोर्स की। व्हाट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। द फोर्स दैट पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ऐसी फोर्स जो आपके ऑब्जेक्ट को हमेशा मेन पोजीशन की तरफ या पुश करे या पुल करे। और शर्त क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेटरी मोशन में हो। इसमें 2 चीजें आप अंडरलाइन कीजिएगा, एक पुशेस और पुल्स और दूसरा मेन पोजीशन, कि आपकी ये फोर्स हमेशा पुश करेगी बॉडी को या पुल करेगी किसकी तरफ? मेन पोजीशन। यहां देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। हमने क्या किया कि इस मैस को यहां तक लेके गए। जब हम इसको वहां तक लेके गए तो हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे फार्मूले से जाहिर हो रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना मैं ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगा उतनी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। अब यहाँ ये जो मेन पोजीशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगी? 0। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे x क्या है? 0 है। x 0 हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? 0 होगी। अब मेरे बेटा देखें, यहां से जैसे ही आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाओगे तो यहां इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी फोर्स भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या काम करती है? ये आपके ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट आपका मेन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, उसको वापस खींचती है किस तरफ? आपकी मेन पोजीशन की तरफ। जब आपका बॉडी यहाँ मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, इनर्शिया की वजह से उसकी स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, वो यहाँ नहीं रुक पाएगा, कहाँ चला जाएगा? आगे। जैसे ही बॉडी इस मीन से इस तरफ आएगा फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लग गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लग गया, फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे आपकी अगेन रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। वजह क्या है? फोर्स डिपेंड ही कर रही है डिस्प्लेसमेंट पे, तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा फोर्स भी क्या हो जाएगी? आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ये मैक्सिमम फोर्स, जब बॉडी इस तरफ जा रहा है ना तो पीछे से फोर्स बढ़ रही है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाके फोर्स उसको दोबारा खींच के मेन पोजीशन की तरफ ले आती है। बॉडी जब यहाँ जाके रुकता है एक लम्हे के लिए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ फोर्स मैक्सिमम है लेकिन आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 0 है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फोर्स 0 लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। तो आप ये कह सकते हो अपने याद रखने के लिए कि जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है और वेलोसिटी ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अपने याद रखने के लिए कह सकते हो, फोर्स 0 हुई तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फोर्स मैक्सिमम हुई तो वेलोसिटी 0 होगी।
ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फोर्स मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जीरो, क्योंकि बॉडी यहाँ जाके रुक जाएगा। बॉडी रुकेगा किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। इसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स के बाद ये मैंने नीचे इसका फार्मूला लिखा, ये डेफिनेशन भी अक्सर आ जाती है। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोली है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने अल्फाज में कि बॉडी को मीन से एक्सट्रीम तक ले गए तो वहाँ पे फोर्सेस क्या हुई, वेलोसिटीज़ क्या हुई, फिर जब वो वापस आई तो वो मेन पोजीशन पे क्यों नहीं रुकी और एक्सट्रीम पे जाके क्यों रुक गई। तो मैं इसको समराइज करता हूँ, मेन पे बॉडी इनर्शिया की वजह से नहीं रुक पाता। इनर्शिया उसको कहता है कि आप स्ट्रेट कंटिन्यू रखो। एक्सट्रीम पे जाके बॉडी रुक जाता है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। और ये कौन सी फोर्स है? ऐसी फोर्स है जो बॉडी को या तो पुश करेगी या पुल, किसकी तरफ? मेन पोजीशन की तरफ। ये उसको आगे नहीं जाने देगी, उसको कहेगी चलो वापस मेन पोजीशन की तरफ। ये सारा कुछ आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। आपकी बुक के ऊपर 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। उसके बाद एंड पे लिखा हुआ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, T इज 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। ये टाइम पीरियड है मैस स्प्रिंग सिस्टम का। ये फर्स्ट ईयर की में जब आप जाएंगे ना, फर्स्ट ईयर की जब क्लास होगी तो उसमें ये पूरा प्रूफ किया गया, लेकिन आपको यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपके मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है ये किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट m ओवर k के। यहाँ पर देखिएगा एक चीज, मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मैस पे, ठीक है। के तो कांस्टेंट होता है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो कोई अगर आपको ये बोले कि ये जो मैस है ये डबल करे तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप उसको बताएंगे कि आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड डबल तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप कह सकते हैं कि इंक्रीज हो जाएगा 1.41, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि अगर हम स्प्रिंग की लेंथ बढ़ा दें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? आप यहां से देख सकते हो कि आपका जो टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है। स्प्रिंग की लेंथ पे वो डिपेंड नहीं करता। स्प्रिंग आप छोटा कर दें, बड़ा कर दें, तो उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है पहला। इसकी कुछ हेडिंग्स भी हैं, आप हेडिंग्स बना के इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो पूरा ये। अब उसके बाद ये है कि हम अगला जो हमारा टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, उसमें भी सारी यही चीज़ें इस्तेमाल होनी है, ये जो मैंने डायग्राम में लिखी हैं। अगर आप ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ लोगे, इसको देख लोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉल एंड बाउल सिस्टम में इस्तेमाल होंगी और सिंपल पेंडुलम में भी इस्तेमाल होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है जी। अल्लाह हाफ़िज़।